आप सभी को मेरे नमस्ते। तो मुझे जाने का मौका मिला एक स्कूल के अंदर। परसों मैं गई थी। पहले मेरा स्वागत किया गया धूमधाम से, बहुत अच्छे से। जो सर बोल रहे थे उन्होंने सच में इतना अच्छा बोला कि मेरा दिल सच में गदगद कर रहा था उस टाइम। और उसके बाद अनूप सर का स्वागत किया गया। तो अनूप सर हैं पत्रकारिता में, काफ़ी टाइम हो गया उनको काम करते करते, और वो जो लिखते हैं बहुत गजबी तरीके से लिखते होते हैं। ज़्यादा समय न लेता हुआ, क्योंकि परीक्षा के तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आज के स्कूल की गैदरिंग बहुत थी, कम से कम 500 बच्चियाँ थी जिनको मुझे संबोधित करना था, जिनको मुझे समझाना था। तो अच्छा मिलता है जब भी मैं स्कूल जाती हूँ, तो अच्छा लगता है बात करके, बच्चों को समझा के कि कितनी सारी लाइफ में डेली रूटीन में हमारी हेडेक्स आती हैं और किस तरीके से हमें उसको ओवरटेक करके उसको पार करना है अपने माइंडसेट से। माइंडसेट ही सब कुछ है बेसिकली। मैं माउंटेन से बिलोंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली 60 to 70% तो माइंडसेट ही होता है हमारा। और उसके बाद सर ने मुझे बोलने के लिए दिया। आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रिंसिपल सर का, रिस्पेक्टेड जितने भी मेरे सर बैठे हैं, और स्पेशल अनूप सर का। जब भी मैं स्कूल में मिलती हूँ तो मुझे एक अलग से खुशी होती है। और मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि आप ये ना समझें कि मैं कोई रोल मॉडल हूँ या फिर मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो आप मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के मेरा सिर्फ छोटा सा मैसेज सुन सकते हो, और अगर आपको लगे, आप फील कर सकते हो मेरी जर्नी। क्योंकि रोल मॉडल ऐसा है कि बहुत कुछ अचीव कर लिया है ज़िंदगी में, हमें ना कोई हमारा गुरु वो बना लेते हैं, हमारा मेंटर होता है। तो आप मेरे को उस नज़र से नहीं देखो, सिर्फ अपनी बड़ी बहन समझ के मैं सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करूँगी, और उसी तरीके से सुनना कि एक बड़ी बहन आपको समझा रही है। जैसा कि अभी सर ने बताया था कि एग्ज़ाम का टाइम है, बहुत प्रेशर होता है ना। पूरा साल हम मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम में फिर ये होता है कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये सब चलता रहता है। जब मैं माउंटेन पे जाती हूँ 1 महीना पहले 2 महीना पहले मेरे साथ भी यही हालत होती है। जैसे आप स्कूल में, मतलब गांव के स्कूल में पढ़ रहे हो, मेरा भी ऐसे ही है। मैं बालक गांव से बिलोंग करती हूँ और 9th क्लास तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को लग्जरी सर्विस मिली हो या फिर लग्जरी परवरिश हुई हो, बिल्कुल भी नहीं। आज की टाइम में अगर हम देखें तो बहुत फैसिलिटी है, लेकिन उस टाइम नहीं होती थी। स्कूल में ड्रेस भी नहीं लगती। मैं ऐसे घर से पली बड़ी हूँ। मेरे पापा ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ उन्होंने मजदूरी करके हमें पाला पोसा। हम 4 बहन भाई हैं। पापा का हिसार काम होने की वजह से 9th क्लास के बाद में हिसार शिफ्ट होना पड़ा। मैं भी ऐसे ही जूझ रही थी, जैसे कि गांव की स्कूलिंग में और हिसार की स्कूलिंग में उस टाइम काफ़ी फ़र्क था। 8th क्लास तक मैं स्पोर्ट्स टीम में रही हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करती रही हूँ। कभी अपने आप को ऐसे डिमोरलाइज किया ही नहीं कि ये काम मैं नहीं कर सकती। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है, तो फिर हम क्यों समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमारा सोचने का नज़रिया ऐसा होना चाहिए। और सोचने का नज़रिया ही आपका व्यक्तित्व डिफाइन करता है। कई बार हम फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं तो 4 लोगों की सोच भी अलग होती है, लेकिन आपको अपना सोच का दायरा बनाना है कि आप किस लेवल पे सोचते हो। कभी कभी खुद से भी बात किया करो
पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है और दूसरे के अंदर क्या क्वालिटी है। कभी कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। भगवान ने अगर हमें खुद एक अलग से व्यक्तित्व दिया है तो हमारी खुद की एक आइडेंटिफिकेशन है, सिर्फ जरूरत है उसको पहचानने की। +2 के बाद में ही मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी आगे क्या करूं। कोई लंबी चौड़ी गाइडेंस नहीं थी फैमिली की साइड से कि अभी क्या करना चाहिए। ऐसे ही पड़ोस में एक भैया थे, उनसे पूछा था कि भैया अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि +2 हो गई है तो अभी ग्रेजुएशन मेरे को नहीं करना है। उस टाइम कंप्यूटर का बहुत क्रेज था, तो भैया ने बोला बीटेक कर लो, लेकिन फंडिंग पे बात थी। बीटेक के लिए इतने पैसे नहीं थे कि मैं बीटेक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ। तो मैंने कहा भैया कोई और ऑप्शन बताओ। उन्होंने पॉलिटेक्निक के बारे में बताया। पॉलिटेक्निक के बारे में आप सबको पता ही होगा। कंप्यूटर साइंस में मैंने एडमिशन लिया। पॉलिटेक्निक के बाद में ही जस्ट मैंने जॉब करना शुरू किया, क्योंकि आगे की पढ़ाई का खर्चा मैं घर से नहीं ले सकती थी। अगर +2 के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में हम घर बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते तो माँ बाप के ऊपर भी बर्डन आ जाता है कि लड़की बड़ी हो रही है। अगर माँ बाप प्रेशर नहीं लेते तो हमारे आसपास का सर्कल है वो माँ बाप को बोलना शुरू कर देता है कि लड़की बड़ी हो रही है, शादी कब करोगे। ये सब क्वेश्चन आते हैं ना। तो ऐसा ही था, मैंने जॉब करना शुरू किया, आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया और माँ बाप को हेल्प भी करी। ऐसे चलते चलते शायद 5 से 7 निकल गए थे, 5-7 साल निकल गए थे कि चल रहा है सब। बट कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स पर्सन का ये था कि ऐसे नॉर्मल लाइफ तो स्पेंड नहीं करनी है, क्योंकि एक टाइम बाद ये रूटीन में हो जाएगा और उसके बाद सेम वही होगा जो बाकी लड़कियों के साथ में होता है। रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई अभी 25 की हो गई है तो आप शादी कर दो। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो ये लाइफ तो मंजूर नहीं है बिल्कुल भी, कुछ तो करना है। हमेशा से अगर आज बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं, पहले नहीं थी, फ़ोन भी नहीं था, तो माँ बाप के पास यही होता था कि एक एज के बाद में शादी कर ही दो। और घर रिश्तेदारों ने बोलना शुरू किया कि भाई अभी हो गया है, मतलब जॉब कर चल रही है, ठीक है, खा रही है, कमा रही है, चलेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने मेरी मम्मी से परमिशन ली अमरनाथ यात्रा की, बहुत डर के परमिशन ली थी मैंने। मुझे पता था, जब मैंने +2 डिप्लोमा कंप्लीट किया तो मैंने बोला था कि मेरे को दिल्ली NCR जाना है पढ़ने, उसके जॉब के लिए आप मुझे भेज दो। मेरी फ्रेंड जा रही थी, मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कुछ करना है तो यहीं कर, अदरवाइज रहने दे। तो मुझे पता था अमरनाथ के लिए परमिशन मेरे को मिलेगी नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगी। मम्मी से बात की, मम्मी ने कहा ठीक है अभी तो टाइम है 10 दिन का, 10 दिन के बाद सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। जब एक दिन रहा ना, तब मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मम्मी कल जाना है, बता दो आप मेरे को क्या करना है। वही सोचते हैं। मैंने बैग पैक कर लिया था उस टाइम कि बैग पैक होने के बाद मम्मी थोड़ी मना करेगी, बट उन्होंने सच में नहीं किया, क्योंकि उनको अपने बच्चे पे भरोसा था। माँ बाप का भरोसा आपको जिंदगी भर तक एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा बड़ा क्यों ना होए, माँ बाप से दूर होना शुरू हो जाते हैं। फ़ोन आ गया है ना हमारे पास में, बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है फ़ोन से। बट जो फ़ोन से ज्ञान मिल सकता है वो आपको, जो माँ बाप से ज्ञान मिल सकता है ना, जो हमारे बड़ों से ज्ञान मिल सकता है, वो फ़ोन में नहीं मिल सकता। 15 मिनट की रील में वो ज़िंदगी भर नहीं चला सकते आप। बट 5 मिनट माँ बाप के साथ में अगर बिता लिए तो उनका भरोसा जीत जाओगे, और किसी भी सिचुएशन से आप निकलने में वो बहुत मदद करेगा और वो खड़े रहेंगे आपके लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन से लड़ते होते हैं और उसके बाद माँ बाप के साथ में बैठते हैं तो शायद वो सोल्यूशन भी दे देते हैं, बट सोल्यूशन नहीं दे पाते तो वो भरोसा जरूर देते हैं, उससे एक ताकत जरूर देते हैं उस चीज़ से लड़ने की। तो शायद वही था
जो मेरी मम्मी ने परमिशन दी, और डरते डरते मैंने, जब मैं बस में बैठ गई थी तब पापा से परमिशन मांगी थी कि पापा मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा था अब तो मना नहीं करेंगे। अब ये थोड़ी कहेंगे बस में से उतर के घर आ जा। तो वो दिन था और मेरे पापा ने बहुत अच्छे से बोला था कि ध्यान रखना। मैं आपसे भी यही कहती हूँ, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक जिम्मेदारी लेके चलते हैं अपने माँ बाप की इज्जत की। आपके घर की, सर ने नींव वर्ड यूज़ किया था अभी, हम उस घर की नींव है, माँ बाप की इज्जत है, तो वो हमसे ही रिलेटेड है। अगर आज हम कोई गलत कदम उठाते हैं तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? आज का एक गलत कदम लिया हुआ हमें पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़ता है कि क्यों किया ऐसा। तो जब भी आप घर से स्कूल में आओ तो सिर्फ एक चीज़ सोच के आया करो कि मेरे माँ बाप ने ये बोला है कि ध्यान रखना, और वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कल कॉलेज में पढ़ोगे। आज आप एक एज में हो, कल आप मैच्योर हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी सामने। जब आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, आप खुद से लड़ोगे उस टाइम कि मैं क्या डिसीजन लूँ। बट डिसीजन वही लेना अपने आप को भूल के जो आपके माँ बाप के पक्ष में है, क्योंकि ये टाइम तो निकल जाएगा बट आपका एक गलत कदम माँ बाप का विश्वास खो देगा। मेरे माँ बाप ने भरोसा किया, अमरनाथ यात्रा की, उसके बाद चादर ट्रैक किया, माउंट किलिमंजारो किया मैंने। मैं अगर छोटी सी उसमें लाइन में बोलूं तो माउंट किलिमंजारो के लिए भी 2.5 लाख रुपए का अरेंज करना था, जो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि मैं घर की सेविंग का वो पार्ट निकाल ली थी सिर्फ अपने सपनों के लिए। और मुझे याद है मेरे माँ बाप ने रोका नहीं मुझे, क्योंकि उनको भरोसा था। माउंट किलिमंजारो करने के बाद में ही जस्ट मैंने बोला कि मुझे माउंट एवरेस्ट करना है। और एवरेस्ट के लिए आपको पता है 30 से 35 लाख रुपए लग जाते हैं, और वो 4 साल लग गए मुझको अरेंज करने में। जब हम कोई बड़ी चीज़ डिसाइड कर लेते हैं ना तो बड़े जोश जोश में कर लेते हैं। आज आप स्कूलिंग लाइफ में हो तो हमारा एक सपना होता है, स्कूल लाइफ में ही हम सपना बुनना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। लेकिन वो एक स्टेटमेंट है हमारी। जब आप एक्चुअल में ग्राउंड पे उतरते हो ना, जब उस चीज़ पे काम करना शुरू करते हो, हमारी जिंदगी, हमारा जंग वहीं से शुरू होता है। लेकिन विश्वास करना बहुत जरूरी है। कोई चीज़ बड़ी करते हैं ना तो उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं हम। हर रोज आप एक बुक को पूरी नहीं पढ़ सकते ना, एक बुक को पढ़ने के लिए पूरा साल लग जाता है, एक एक पन्ना पढ़ते हैं हम। तो ऐसे ही जब कोई बड़ी चीज़ करनी है तो उसको डेली का अपना 100% करते रहो, तो ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर है ये नहीं आएगा। और अभी भी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, डेली के अभी भी टाइम है, थोड़ा बहुत एक रूटीन फिक्स कर लो अपना। जब भी आपका मन करे, ऐसा नहीं कि पूरा दिन पढ़ाई के लिए मन करेगा, लेकिन कुछ पूरे दिन के अंदर कुछ ऐसा टाइम होता है हमारा जब हम सच में खुश होते हैं, एक हैप्पी मोमेंट में होते हैं, और उस हैप्पी मोमेंट में रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। जब हम खुश होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो अभी एग्जाम का टाइम है तो उसी खुशी मोमेंट को आप पढ़ना शुरू कर दो, और सोचो ही मत कि क्या होगा। जब आप डेली का अपना 100% देना शुरू करते हो तो रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। माउंट किलिमंजारो के बाद में मैंने स्टार्ट किया कि एवरेस्ट करना है। उसके बाद 2020 में कोविड आया और हम लोग सब घर में पैक थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, अभी क्या नहीं होगा। 21 में फिर ट्राई किया,
करे एवरेस्ट के लिए इतनी सारी चीज़ें सुनी थी, स्पॉन्सर मिल जाते हैं, ठीक है, कोई हेल्प कर देता है, बट कुछ भी नहीं था ऐसा। 21 में प्री एवरेस्ट किया मैंने, माउंट नून 7000 की पीक लद्दाख में। 22 में भी ट्राई किया। एवरेस्ट सिर्फ एक बार में होता है, एक सीजन में होता है, अप्रैल सीजन, साल में सिर्फ एक बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो आप। 22 में भी कुछ नहीं हुआ। 22 में मैंने डिसाइड किया कोई बात नहीं, एवरेस्ट नहीं हो रहा है ना, बट ऐसे रुकना तो नहीं है, एक जगह पे तो रुक के नहीं बैठूंगी, करना तो है। जुलाई 22 में 70 घंटे के अंदर लद्दाख की 6000 की 2 पीक मैंने क्लाइम की और मैं हरियाणा की पहली लड़की बनी। इसके जस्ट बाद ही एक कैंपेन चला था, हर घर तिरंगा। उसके बाद डिसाइड किया कि अभी क्या करना है। यूरोप हाईएस्ट पीक, बीइंग ए माउंटेनियर, मेरा भी फर्ज बनता है कुछ। यूरोप की हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस को हम लोग फतेह करने गए थे, बट वहाँ जाने के बाद पता चला कि दूसरी पीक भी है। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था कि चलो एक पीक तो हम कर ही रहे हैं जिसके लिए हम आए हैं, पर दूसरी पीक का क्या? तो उसने कहा कि दूसरी पीक भी हम कर सकते हैं, बट उसके लिए परमिट लगेगा अलग से। ऐसा है, आप पता करो, हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। उस टाइम $350 भी हमारे लिए इकट्ठे करने बहुत टफ टास्क थे, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा लेके गए थे सिर्फ अपनी शॉपिंग के लिए या फिर कुछ ज़रूरी एकोमोडेशन के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उन सब के लिए हम पैसे लेके गए थे। बट परमिट लगना था तो डिसाइड कर लिया था एक टीम ने कि हाँ हम लोग जाएंगे। हम लोग 14 लोग थे, उनमें से 5 लोगों ने डिसाइड किया कि माउंट एल्ब्रस ईस्ट साइड भी करते हैं। हम लोग 4 लड़कियां थी, चारों में एक तरीके से कंपटीशन शुरू हो गया था, क्योंकि पता चल गया था कि अभी तक इंडिया में किसी भी फीमेल ने क्लाइम नहीं किया है। जब माउंट एल्ब्रस वेस्ट क्लाइम हुआ तो वेदर बहुत पैक था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। यूजुअली 15 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम लोग क्लाइम करते होते हैं, बट उस टाइम 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड थी। जैसे आप बैठे हो ना, मतलब इतना भी विजिबिलिटी नहीं थी। तो टीम लीडर ने डिसाइड किया हम यहीं से मूव करते हैं, इससे आगे जाएंगे नहीं, अगर कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि एक टीम में 14 लोग होना बड़ी टीम माना जाता है। हम लोग वहाँ से वापस आए बेस कैंप, 6 घंटे फिर वेट किया और फिर दूसरी पीक के लिए निकले। और 15 अगस्त को माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट विद इन 24 आवर्स करने वाली मैं भारत की पहली महिला थी। उसके बाद मुझे सपोर्ट आना भी शुरू हुआ, लोगों ने भरोसा करना भी शुरू किया। जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करते ना, लोग भी आप पे भरोसा नहीं करते। माँ बाप का रवैया भी चेंज हो गया था, उनको लग गया था कि अभी लड़की नहीं रुकेगी। जब अब तक नहीं मानी है तो ये अभी आगे भी नहीं मानने वाली। और मैं सच में नहीं रुकी। और ऐसा नहीं है कि ये सब करने में हैडल्स नहीं आए। ऐसा बहुत बार होता था कि जब मेरा मन नहीं करता था प्रैक्टिस करने का, और ऐसा बहुत बार होता था जब मैं पहले जिम में जाती थी, पहले रोती थी और फिर अपना वर्कआउट कंप्लीट करती थी। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि वर्कआउट कंप्लीट करते करते कोई इंसिडेंस याद आ जाए या कोई किसी ने कुछ बोल दिया, वो अगर चीज़ याद आ जाए तो शायद मैं रोना शुरू कर देती थी। बट मुझे ये पता था कि मैं यहाँ रुक जाऊंगी तो फिर रुक ही जाऊंगी, फिर जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी, कभी खुद को जवाब नहीं दे पाऊंगी। 23 में मैंने एवरेस्ट अटेम्प्ट किया और सिर्फ 50 मीटर से मैं वापस आई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मैं बिल्कुल एवरेस्ट के टॉप पे खड़ी थी
तब मेरे सिरपा ने बोला कि नहीं, इससे आगे तो हम नहीं जाएंगे। ऐसे कि दाई क्यों नहीं जाएंगे हम इससे आगे? बोला ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जब तक वापस जहाँ पे सिलेंडर है वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसलिए वापस आना पड़ेगा। और मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी उस समय। मैं बैठ गई, जहाँ थी मैं वहीं बैठ गई और मैं बिल्कुल सुन बोलते हैं ना, वैसी थी मैंने 3 बार ट्राई किया। दाई ने कहा कि चल उठ, चलते हैं वापस। मैंने 3 बार कोशिश की, मेरे से नहीं उठा गया, क्योंकि इतना कुछ सफ़र करके गई थी मैं वापस, और मैं वापस जाने के लिए नहीं आई थी। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए इतना कुछ इकट्ठा करना, इतना कुछ सफ़र करना बहुत टफ टास्क होता है, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, हेल्पलेस थी उस टाइम। मेरे दाई ने मुझे पकड़ के उठाया, बोला चल नीचे, और मैं वापस आई। और 2.5 महीने लग गए मेरे को। मैं लिटरली बोलती हूँ, ऐसा नहीं है कि सक्सेस खुशी नहीं देती, हर चीज़ वो होती है आपकी लाइफ में। 2.5 महीने में फुली डिप्रेशन में थी। मुझे बेड पे चाय मिल जाती थी, रोटी मिल जाती थी, बस। मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था ये, बट आज मैं आपके सामने हूँ और मैं ये बोलती हूँ कि वो चैप्टर होना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते आप चढ़ रहे हो ना, तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब वापस आते हो ना, और वो भी उल्टे पैर अगर वापस आना पड़े, तो आपका माइंड फोकस और आपके पेशेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। हम स्पीड से चढ़ तो जाते हैं, लेकिन उल्टे पैर उतर नहीं सकते उस स्पीड से, और उसी टाइम आपका व्यक्तित्व, आपके पेशेंस, आपका पूरा व्यक्तित्व निखर के आता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि उठना भी ज़रूरी है, गिरना भी ज़रूरी है, और गिर के लड़ना भी ज़रूरी है। अभी 23 एवरेस्ट के बाद में, एवरेस्ट से ज़्यादा टेक्निकल पीक है, वर्ल्ड की 3rd मतलब टेक्निकल पीक है। वो दिखती हुई बहुत सुंदर है। अभी रिसेंटली में मैं क्लाइम करके आई हूँ उसको, और हरियाणा की पहली लड़की हूँ। विंटर में कोई एक्सपीडिशन क्लाइम नहीं होता, और अभी यूटी कांगड़ी हम लोग जनवरी में क्लाइम करके आए। 12 दिन का एक्सपीडिशन होता है, 4 दिन के अंदर कंप्लीट करके आए, और इंडिया की पहली टीम है वो जिसने विंटर क्लाइम किया है। 4 अटेम्प्ट हुए उसके, 6000 की पीक के लिए 4 अटेम्प्ट हुए। हर बार रह जाते थे हम किसी न किसी वजह से। कभी वेदर खराब होता था, पिछली बार एवलांच आया था, कई बार हम लोग बेस कैंप तक नहीं पहुंच पाते थे, इतनी बर्फ होती थी। 4 बार अटेम्प्ट करने के बाद, 4 बार मैं पता है क्यों रिपीट कर रही हूँ, आप कितना ही वो करो, लड़ो, गिरो, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ना है जिंदगी में। जब आप कोई भी चीज़ अपने 100% फोकस के साथ में करते हो और अपने आप पे विश्वास करते हो कि ये हो जाएगा, तो हो जाएगा, लेकिन टाइम लग सकता है उस चीज़ में। वो टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं एवरेस्ट और माउंट धौलागिरी के लिए जा रही हूँ, तो आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए मुझे। सर ने मुझे कहा था कि, मुझे तो नहीं कहा था खैर, लेकिन फिर आपकी एक बड़ी बहन को जरूर कहा था कि आप में से कोई रीना भट्टी बने। मैं ये नहीं कहती कि रीना भट्टी बने,
आप अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन को ज़रूर पहचानें। हाँ, अगर मेरी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो बेझिझक मेरे को फ़ोन करो, मैसेज करो, सर आपके साथ में हैं। शेयर करो उनके साथ यहाँ में। फिर मेरा हो गया मैं था आपके पूरा सामने स्पीच जरूर खत्म मिलूंगी। जब और भी आप उसके सर बाद मेरे मैंने को थैंक यू बुलाओगे, बोला कुछ भी और सर बोलोगे, को प्रॉमिस मैं किया आपके कि सामने जब भी वो जरूर हाजिर बुलाएंगे, जब भी मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा, मैं उनसे मिलती रहूँगी। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है बच्चों से मिलके। और उसके बाद में मुझे एक मोमेंटो दिया। मोमेंटो देके, जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नेक्स्ट मिशन है धौलागिरी और एवरेस्ट। और एवरेस्ट धौलागिरी में टोटल जो खर्चा आएगा वो कम से कम 40 से 45 लाख रुपए का आएगा। और इसी के चलते चलते उन्होंने मेरा इसी फंड को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए मेरा हेल्प किया और थैंक यू बोला। और मेरे को बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मुझे सच में अच्छा लगा। उसके बाद हमारी हुई फ़ोटो सेशन प्रिंसिपल के साथ में, शर्मा सर के साथ में। और उसके बाद मैं उनसे लेती हूँ विदा। बाय बाय बोलने के बाद मैंने भगवान का किया शुक्रिया कि आज का मेरा दिन अच्छा रहा। नेक्स्ट